the chi-square test. This is the first thing that we are doing with respect to statistics. आपके सिलेबस में बायोस्टैट्स है. बायोस्टैट्स से बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं, क्योंकि इस पे इतना टाइम नहीं दिया जाता या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है. बट आई ट्राई माई बेस्ट कि जितने अच्छे से मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं बायोस्टैट्स में पढ़ाऊं. अच्छा, बेसिकली हमारे पास जो ये हम सारे रिजल्ट्स देख रहे हैं या जो हम ये सारे एविडेंसेस देखते हैं, किसी भी के कहते हैं, आप किसी भी फील्ड की आप बात कर लो, किसी भी फील्ड की बात कर लो, ऑल फील्ड्स डिपेंड ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. ठीक है, आप कोई भी डिग्री परस्यू कर लो, बी एट मेडिसिन, बी एट सोशल साइंसेज, बी एट कॉमर्स. इंजीनियरिंग का मुझे पता नहीं है, मैं कोसों दूर हूँ उस फील्ड से, बट आई एम प्रिटी श्योर वहां पर भी स्टैट्स जो है इट्स इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपका रिसर्च या न्यू एविडेंसेस या न्यू मॉडल्स स्टैटिस्टिकल टूल्स के बगैर, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बगैर आ ही नहीं सकता. एआई इज ऑल अबाउट स्टैट्स दीज डेज एज वेल. तो हमारे पास क्या कहते हैं, when we talk about biostats में हम बेसिकली जितना भी बायोलॉजिकल डेटाबेस है, हमारे पास जितनी भी चीजें बायोलॉजिकल डेटाबेस में एग्जिस्ट करती हैं, वो आपके क्या कहते हैं, स्टोरेज एंड एनालिसिस ऑफ डेटा से निकली है. एनालिसिस ऑफ डेटा जब होता है तो वो स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू होता है. नाउ हमारे पास क्या कहते हैं, जब हम जेनेटिक्स में बात करते हैं, जेनेटिक्स में हमारे पास एक चीज होती है ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स, एक चीज होती है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स and we have expected results. एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या होता है, वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं थ्रू आवर थ्योरेटिकल नॉलेज. सो हमारे पास जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स है, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स में वो सब कुछ आ जाता है जो हम अब लोग अभी तक करते आ रहे हैं. ऑल द रेशियोज दैट वी स्टडीड, कि अच्छा अगर ये वाला जीनोटाइप एक पेरेंट का है, ये जीनोटाइप दूसरे पेरेंट का है, तो इसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनका ये परसेंटेज या ये नंबर होना चाहिए. दैट इज ऑल एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल नॉलेज. हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसे दो चीजें आपस में मेट करेंगी तो इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, दे शुड बी इन दीज नंबर्स एंड दीज फिनोटाइप्स. ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. दिस इज नॉट डेफिनेटिव, दिस इज अ थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशन वी हैव. हाउएवर रियलिटी में जेनेटिक्स जो है वो इतनी सिंपल नहीं होती. हम बहुत ओवर सिंप्लीफाई करके इसको थ्योरी में पढ़ रहे होते हैं. Genetics depends a lot on chance events. Genetics is very random, it's very unexpected. So हमारे पास observed results क्या होते हैं, the real world results. आपको reality में क्या नजर आ रहा है. So always we have two types of results. एक जो हम expect कर रहे होते हैं, एक जो हमें नजर आते हैं, मिलते हैं. And this is not only true for genetics. हर किस्म के experimentation में कोई भी अगर साइंटिस्ट होगा जो भी वो क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा है, जो भी उसका हाइपोथेसिस क्या होता है, अजम्पशन. हमारे पास अजम्पशन स्टेटमेंट होती है. फॉर एग्जांपल अगर आप लोग खैर अभी तो आप लोगों ने नहीं पढ़ी रिसर्च इस तरह से, बट आप लोग आगे जाके व्हेन यू विल बी डूइंग योर डिग्रीज, तो आप लोग क्या कहते हैं, रिसर्चेस पढ़ोगे. फॉर पीपल हु आर स्टडीइंग साइकोलॉजी इन ए लेवल्स, आप लोग तो एएसए रिसर्चेस पढ़ते आ रहे हो और डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट पढ़ते आ रहे हो. बट आपके पास क्या कहते हैं, आप हमेशा अज्यूम करते हो कि इफ दिस हैपेंस देन दैट वुड हैपन. फॉर एग्जाम्पल हम बायो की एग्जाम्पल ले लेते हैं. इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, एंजाइम वुड डीनेचर. ये हमारा एक एक्सपेक्टेशन है. लेट से हम एक्सपेक्ट करें एट 30 डिग्री सेल्सियस दिस पर्टिकुलर एंजाइम वुड डीनेचर. ये हमारी एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द थ्योरेटिकल नॉलेज वी हैव कि 30 to 40 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम्स डीनेचर कर जाती हैं. हम इस एक्सपेक्टेशन को लेकर कोई भी एंजाइम उठाते हैं और हम उसका क्या कहते हैं, टेस्ट कर रहे हैं. हम ये अगर नोटिस करें कि वो एंजाइम जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस पर भी ऑप्टिमम फंक्शन कर रही है. हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, 40 से ऑनवर्ड्स वो डीनेचर हो जाएगी, डिप आना शुरू हो जाएगा उसके रेट ऑफ रिएक्शन में. ऑब्जर्व हम क्या कर रहे हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, ऑब्जर्व हम ये कर रहे हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस पर भी इट इज फंक्शनिंग ऑप्टिमम. तो फिर हम अपना क्या कहते हैं, कंक्लूजन में लिखेंगे दैट दिस एंजाइम्स डीनेचरेशन डज नॉट अकर एट 50 बट अकर्स आफ्टर 50. सो हम एक एक्सपेक्टेशन के साथ चलते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो हमारी रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन हो वो हमारे एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ हमेशा अलाइन करें. ठीक है, जेनेटिक्स में भी बिल्कुल यही होता है. नाउ हमारे पास कभी भी एक्चुअली बहुत रेयर ऐसा होगा कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वही आपको 100% ऑब्जर्वेशन जेनेटिक्स में मिले.
देयर वुड बी डेविएशंस। हमारे पास अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ एक पॉपुलेशन में क्या कहते हैं 50 ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए विद phenotype A। मेरी एक्सपेक्टेशन है दैट 50 ऑर्गेनिजम्स वुड हैव phenotype A। मैं लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो वी हैव अ phenotype A एंड मेरी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट मेरा है कि 50 organisms would have this phenotype। ऑब्जर्व्ड रिजल्ट में आई ऑब्जर्व या जो डेटा हमने कलेक्ट किया रियल वर्ल्ड में उसमें हमारे पास क्या कहते हैं 46 organisms had phenotype A। नाउ एग्जैक्टली 50 और 46 इक्वल नंबर्स तो नहीं है, इक्वल रिजल्ट्स तो नहीं है। हाउएवर जो ये डेविएशन है वो बहुत स्मॉल डेविएशन है, इट्स नॉट अ वेरी लार्ज डेविएशन। सो आई वुड से कि दिस डेविएशन जो ये फोर ऑर्गेनिजम्स की डेविएशन है, इट्स नॉट अ बिग डेविएशन, इट अकर्ड ड्यू टू चांस। कोई सिग्निफिकेंट डेविएशन नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है मेरे एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व रिजल्ट में, बिकॉज 46 एंड 50 are very close values। So I can see that no significant difference between observed and expected results। कोई सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट कि मैं कहूँ कि यार इसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, कोई एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। इतना बड़ा ये डिफरेंस नहीं है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट कॉज हो। Simply it is due to chance। Any differences which are occurring over here are due to chance। Any small difference is due to chance। कोई डेफिनेटिव कॉज की वजह से नहीं हो रहा। ठीक है, ये एक assumption है। फिर हमारे पास क्या कहते हैं, अगर इसी केस सिनारियो में हम कुछ और ऑब्जर्व कर लें, मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट यही है 50 ऑर्गेनिजम्स ही हैं, बट जब मैं ऑब्जर्व करूंगी लेट्स से मुझे खाली 6 ऑर्गेनिजम्स नजर आ रहे हैं विद द फिनोटाइप ए। Now, this difference of 50 and 6, this is a significant difference. I cannot just brush away such a huge difference by saying that this is because of a chance event। कोई chance की वजह से मेरे पास ये चीज हुई होगी। There has to be some cause which is responsible for such a huge difference between my expected and observed results। So in this case, I would say that there is a significant difference between the expected and observed results, and this is not due to chance। Clear है यहाँ तक? Any questions? हम बहुत simple examples के थ्रू अभी इस चीज को समझ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? ओके। स्टैटिस्टिक्स में एक टर्म होती है नल हाइपोथेसिस। नल का टर्म आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, नल एंड वॉइड। नल किसी चीज का नल इज बेसिकली नो, ना होना किसी चीज का, जीरो, नल। सो नल हाइपोथेसिस इज अ डिफॉल्ट assumption जो हम लेकर चलते हैं। एंड नल हाइपोथेसिस का जो क्या कहते हैं assumption स्टेटमेंट होती है, दैट इज बेसिकली देयर इज नो significant difference between variables। जेनेटिक्स की जब हम बात करते हैं, सो वी सिंपली से इसी स्टेटमेंट में हम अपने वेरिएबल्स ऐड कर देते हैं। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। अब नल हाइपोथेसिस का ऑपोजिट हमारे पास करेक्ट हाइपोथेसिस नहीं होता, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। आई हैवंट सीन द वर्ड करेक्ट हाइपोथेसिस। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी हम एक एक्सपेरिमेंट या रिसर्च डिजाइन कर रहे होते हैं, या तो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है जिसमें हम कहते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप होगा, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है वैसे। और अगर दूसरा होता है वो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है।
फिर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में आपके पास डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आ जाते हैं. सो क्या कहते हैं, आई हैवंट सीन द वर्ड करेक्ट हाइपोथेसिस, हो सकता है मैंने नहीं देखा एग्जिस्ट करता हो, बट नल हाइपोथेसिस का ऑपोजिट विच आई हैव स्टडीड, दैट इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. बट आपके सिलेबस में नल हाइपोथेसिस ही के अराउंड सब कुछ रिवॉल्व करता है बायोस्टैट्स में. अच्छा, नाउ हमारे पास क्या कहते हैं, जो हम टेस्ट रन कर रहे होते हैं जेनेटिक्स में टू फिगर आउट वेदर देयर इज ए significant difference or there is no significant difference between observed and expected results, उस टेस्ट को हम बुलाते हैं काई स्क्वायर टेस्ट. काई स्क्वायर टेस्ट को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. ठीक है, अब काई स्क्वायर टेस्ट में क्या होता है, हमारे पास एक सिनेरियो होगा, डेफिनेटली कोई केस वो हमें देंगे, एंड दे वुड से दैट हमारे पास क्या कहते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज बता देंगे और एक्सपेक्टेड वैल्यूज बता देंगे. ठीक है, when we talk about let's say हमारे पास एक केस है, हम एक सिंपल केस रखते हैं कि हमने होमोजाइगस डोमिनेंट को क्रॉस किया होमोजाइगस रिसेसिव से. नाउ व्हेन वी आर क्रॉसिंग होमोजाइगस डोमिनेंट विद होमोजाइगस रिसेसिव, हम कोई से भी ट्रेट के लिए रख लेते हैं, लेट्स कीप इट फॉर द ट्रेट, मे बी मैं दो फ्लावर्स को क्रॉस कर रही हूँ और ट्रेट जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ वो कलर का क्रॉस ऑब्जर्व कर रही हूँ. सो लेट्स से हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट इज रेड, रेड प्लांट्स, रेड फ्लावर्स, एंड रिसेसिव ट्रेट में हमारे पास व्हाइट फ्लावर्स हैं. लेट्स से white is the recessive trait, red is the dominant trait. अच्छा, अब हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो ऑफस्प्रिंग्स कौन से होंगे, वो सारे हमारे पास यही वाले होंगे, व्हाट डू यू से, heterozygous. एंड इनका जब हम फिनोटाइप देखेंगे, बिकॉज हम तो फिनोटाइप ऑब्जर्व करें, दे वुड हैव द डोमिनेंट रेड फिनोटाइप. सो हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारे 100% जो ऑफस्प्रिंग होगी, जो F1 जनरेशन होगी, वो रेड फिनोटाइप हो गया. ठीक है, नाउ सिमिलरली यूजुअली जो हम रन कर रहे होते हैं हमारा काई स्क्वायर टेस्ट, वो हम यूजुअली ऐसे रन कर रहे होते हैं कि हमारे पास जब डिफरेंट फिनोटाइप्स हो हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हो इन द पॉपुलेशन. सो मैं इन दोनों F1 वालों को अब क्रॉस करती हूँ विद ईच अदर. एंड अब जो मेरे पास ऑफस्प्रिंग आएंगे, पॉसिबिलिटीज वो कौन सी होंगी, वो ये पॉसिबिलिटीज होंगी. एंड जो फिनोटाइप्स मेरे पास हैं, 75% मैं ऑब्जर्व करूंगी कि रेड ऑफस्प्रिंग्स हो पॉपुलेशन में, एंड 25% मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि मेरे पास वाइट ऑफस्प्रिंग्स हो. दिस इज माई एक्सपेक्टेड रिजल्ट. नाउ लेट्स से हमारे पास जो पॉपुलेशन थी वो थी, टोटल पॉपुलेशन या टोटल सैंपल जो मेरा था, हम एक सैंपल साइज लेंगे. हमेशा किसी भी स्टेटिस्टिकल टेस्ट के लिए आपका सैंपल साइज जितना बड़ा हो उतना अच्छा है, बिकॉज उससे आपके रिजल्ट की जो पॉपुलेशन वैलिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, वो स्ट्रांग हो जाती है. पॉपुलेशन वैलिडिटी का मतलब ये है कि आपने जो सैंपल लिया है, इट is a good enough representation of the total population. For example, I am maybe um studying gender differences in a Pakistani population. अब उसके लिए अगर मैं खाली 4 females and 4 males को ले लूं और मैं उनके ऊपर अपनी रिसर्च करूं, माई रिसर्च वुड नॉट हैव पॉपुलेशन वैलिडिटी, बिकॉज अगर मैं क्या कहते हैं, इवन जस्ट मैं अपनी सिटी की बात करूं, मेरी सिटी में if there is a population of 1.5 crore people, 1.5 crore people को रिप्रेजेंट खाली 8 लोग नहीं कर सकते. सो जितना बड़ा आपका सैम्पल साइज होगा उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी पॉपुलेशन वैलिडिटी होगी कि आपकी रिसर्च के, आपके जो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो वाइडर पॉपुलेशन पे जनरलाइज हो सकते हैं, अप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते. जितना बड़ा सैम्पल साइज होगा उतनी आपकी अच्छी रिप्रेजेंटेशन होगी ऑफ योर पॉपुलेशन.
टोटल सैम्पल साइज लेट्स से हम ले लेते हैं 500 फ्लावर्स का। अब इन 500 फ्लावर्स में जो हमने ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया दैट वी हैव 350 रेड फ्लावर्स एंड वी हैव 150 होंगे ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एक तो मेरी मैथ्स हमेशा मुझे शर्मिंदा करवा देती है बच्चों के सामने। 150 वाइट फ्लावर्स, ये हमारे पास ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स हैं। अब काई स्क्वायर टेस्ट की एक टेबल होती है और ये टेबल और ये फॉर्मूला सब कुछ आपको गिवन होता है इन योर एग्जाम। अब वो टेबल किस तरह से होती है? वो टेबल इस तरह से होती है। यू हैव योर ऑब्जर्व्ड रिजल्ट्स, योर expected results, then you have observed minus expected, observed minus expected whole square, then हमारे पास क्या कहते हैं, जो हमारा समीशन होगी ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर की। हाँ, यही टेबल होती है आपके पास। एंड हमारे पास जो काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज आल्सो गिवन। दैट फॉर्मूला इज बेसिकली summation of observed minus expected whole square upon expected। नाउ हमारे पास क्या कहते हैं, ऑब्जर्व्ड हमारे पास फॉर रेड क्या थे एंड फॉर वाइट क्या थे। रेड हमारे पास 350 है, वाइट हमारे पास 150 है। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, अगर 500 फ्लावर्स है, 500 फ्लावर्स में से 75% should be red and 25% should be white। सो आप अपना एक्सपेक्टेड जो है वो कैलकुलेट करोगे। रेशियोज आपको पता होंगे, परसेंटेजेस आपको पता होंगे, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको पता होंगे रेशियोज, या क्या कहते हैं जब भी इस तरह के क्रॉसेस होंगे तो उनमें हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग्स बन रहे होंगे वो किस हिसाब से बन रहे होंगे। सो 0.75 of 500 is 375 एंड हमारे पास 0.25 of 500 is 125। सो हम एक्सपेक्टेड लिख देंगे, फिर आप अपने ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड करोगे, तो 350 minus 375 would give you -25। आप -25 का जब होल स्क्वायर करोगे, सो आपके पास जो आंसर आएगा that would be 625। Over here 150 minus 125 gives you 25। यहाँ पर भी आपके पास 625 आएगा। ठीक है, फिर आप इनको क्या करोगे, समेट कर दोगे। तो सॉरी, मैंने एक चीज गलत की है यहाँ पर, लेट मी फिक्स दिस। ये वाला जो ब्रैकेट होगा दैट वुड बी o माइनस ई होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड। तो आपके पास जो o माइनस ई होल स्क्वायर है वो 625 है, एक्सपेक्टेड आपका 375 था, एंड ओवर हियर 625 अपॉन 125। इन दोनों के आप आंसर्स लिखोगे। 1.67, this would come out to be 5। आप इन दोनों वैल्यूज को क्या करोगे, आप इनकी समेशन करोगे। सो o माइनस ई होल स्क्वायर अपॉन ए की जो समेशन होगी दैट वुड बी योर काई स्क्वायर वैल्यू। सो यू वुड एड 1.67 plus 5 and this would come out to be your
काई स्क्वायर वैल्यू। ये सारी जो चीजें हैं टेबल की वो आपको टेबल में गिवन होंगी विद द फॉर्मूलाज। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके। ना आपके पास नंबर ऑफ कैटेगरीज, नंबर ऑफ कैटेगरीज ये होती हैं कि आपके पास कितने एक्सपेक्टेड के कहते हैं कितनी डिफरेंट टाइप्स के रिजल्ट्स, कितनी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिजल्ट्स आपके पास है। सो आपके पास एक रिजल्ट कैटेगरी है रेड की, एक रिजल्ट कैटेगरी है व्हाइट की। सो यू हैव अ टोटल ऑफ टू कैटेगरीज ओवर हियर। आपकी जितनी कैटेगरीज होंगे उससे आप एक चीज निकालते हो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वन या कैटेगरीज माइनस वन। आपके पास यहाँ पर दो कैटेगरीज थी, सो टू माइनस वन एंड यू विल गेट वन एज योर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? हमारे पास एक काई स्क्वायर टेबल होती है, प्रोबेबिलिटी टेबल होती है। whenever you will be studying stats, आप लोग अगर मैथ्स लेते हो तो मैथ्स में भी आप लोगों ने क्या कहते हैं, अगर अभी नहीं पढ़ा तो आगे जाके आप लोग पढ़ोगे इस तरह के प्रोबेबिलिटी टेबल्स डिस्ट्रीब्यूशन की जब आप बात करोगे। नो आपके पास एक कॉलम होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपने कैलकुलेट कर ली, आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या आई थी? वन आई थी, राइट। सो हम किससे कंसर्न है? वी आर कंसर्न टू सी और मैच आवर रिजल्ट्स विद द रो ऑफ वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, यहां तक सब मेरे साथ हो? ये जो आपको चीजें दिखाई दे रही है ना, 0.99, 0.975, 0.95, 0.9, 0.1, 0.05, ये है प्रोबेबिलिटीज। सिग्निफिकेंस लेवल भी यहाँ पर लिखा हो सकता है या फिर यहाँ पर यूजुअली आपके केस में प्रोबेबिलिटी लिखा होता है। प्रोबेबिलिटी सबने ओ लेवल मैथ्स में पढ़ी होगी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? हाउ वुड यू डिफाइन प्रोबेबिलिटी टू मी? व्हाट डू यू रिमेम्बर अबाउट प्रोबेबिलिटी? इफ देयर इज एनी मैथ स्टूडेंट, एल मैथ में तो पढ़ा ही होगा प्रोबेबिलिटी, और ओ लेवल में भी पढ़ा होगा। चांस, प्रोबेबिलिटी इज अ चांस इवेंट। हम चांस इवेंट की बात करते हैं जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, कितना लाइक्लीहुड है किसी चीज के होने का, ठीक है। अगर मैं बात कहूँ प्रोबेबिलिटी 0.05, और आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन वन टू जीरो। प्रोबेबिलिटी की जो भी वैल्यू होती है वो वन से लेके जीरो के बीच में होती है। Probability 0.05 is a benchmark. It is a convention. 0.05 का मतलब, अगर मैं इस probability को अगर हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करें, probability को हम फ्रैक्शन से भी लिख सकते हैं, डेसिमल से भी लिख सकते हैं, परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। 0.05 का मतलब है 5%। Can I say that if something I'm saying 5% probability है तो 5% chance है उस चीज के होने का? So 5% probability means 5% chance. Do we all agree with this? Okay. हमारे पास हमने 5% चांस को ना एक बेंचमार्क बना लिया, और ये बहुत सारे स्टेटिस्टिकल टेस्ट में 0.05 जो है या 5% जो है वो आपका बेंचमार्क होता है टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, द अजम्पशन। हमारे पास जो वैल्यू होगी ना 0.05 पे फॉर योर रिस्पेक्टेड डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो आपकी बन जाती है क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू से आप अपनी काई स्क्वायर वैल्यू को कंपेयर करते हो, और इस कंपैरिजन के थ्रू आप एक्सेप्ट करते हो अपना नल हाइपोथेसिस या फिर उसको रिजेक्ट करते हो। हमारे पास अगर आप एक चीज नोटिस करो, जो ये वैल्यूज हैं प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज 0.99, 0.97, 0.95, इन पे जो आपको सिग्निफिकेंस लेवल या सिग्निफिकेंस वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, वो जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, आप अगर देखो प्रोबेबिलिटी ना, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द प्रोबेबिलिटी इज डिक्रीजिंग। 0.99 का मतलब ये है 99%। इफ आई एम नॉट 0.99 को अगर हम कन्वर्ट करें 9.9%, 99%, ये आपके पास 0.1 का मतलब होगा 10%। 0.25 का मतलब 0.025 का मतलब होगा 2.5%। इसका मतलब होगा 1%। कैन यू सी कि हमारी जो प्रोबेबिलिटीज हैं व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द प्रोबेबिलिटी इज डिक्रीजिंग।
The chance of something to occur is getting less. ओके, और अगर आप इन प्रोबेबिलिटी से कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज को देखो, जैसे जैसे हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज हैपनिंग टू द वैल्यूज? आर द वैल्यूज इंक्रीजिंग और आर द वैल्यू डिक्रीजिंग? द वैल्यूज आर इंक्रीजिंग। वेरी गुड। अच्छा, अब हमारे पास 0.05 पे जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू है फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम वी आर कंसर्न्ड विद, दैट क्रिटिकल वैल्यू इज 3.841। ठीक है, हमारी जो काई स्क्वायर वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो क्या थी? दैट वाज 6.67। नाउ टेल मी, 6.67 मेरे पास इस प्रोबेबिलिटी में होगी, प्रोबेबिलिटी इस एरिया ए, या इस प्रोबेबिलिटी में लाई कर रही होगी, प्रोबेबिलिटी एरिया बी? वेयर वुड माई काई स्क्वायर वैल्यू लाई? ए वाली एरिया में लाई करेगी या बी वाली एरिया में लाई करेगी? एरिया बी में लाई करेगी, समवेयर ओवर हियर लाई करेगी, जहां पे मैंने ये एरो ड्रॉ किया है। अच्छा, अगर मेरे पास ये इस एरिया में लाई कर रही है, तो मेरे पास जो ये प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास कम है कि ज्यादा है? The probability of something to occur, the probability that we are assuming that the difference between our observed and expected results is due to chance, is that statement or is that assumption very likely or less likely according to our significance level? अनलाइकली है या वेरी लाइकली है, लेस लाइकली है? सब अग्री करते हैं हार्डली 1% चांस है, हार्डली 1% प्रोबेबिलिटी है ना? सो अगर किसी चीज के होने की हार्डली 1% प्रोबेबिलिटी है, सो दैट इवेंट इज नॉट जस्ट ड्यू टू चांस। क्योंकि हमारे पास हमने ना 5% चांस का मार्जिन दिया, हमने 100 से 5% के दरमियान अगर कोई चीज हो रही है तो हम कह रहे हैं हाँ ठीक है, ये चांस की वजह से। लेकिन अगर कोई चीज 5% से भी कम हो रही है, इतनी कम हो रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि यार ये चांस की वजह से। देयर हैज टू बी सम सिग्निफिकेंट रीजन ड्यू टू व्हिच दिस डिफरेंस इज कमिंग। डू वी ऑल अग्री विद दिस? दैट इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग इज वेरी लो, देन दैट वी कैन नॉट डिपेंड कि ये कंप्लीटली एक चांस इवेंट है। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर लो है तो हम इसको चांस पे नहीं छोड़ सकते। देयर हैज टू बी सम सिग्निफिकेंट कॉज ड्यू टू विच हमारे पास ये डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है? ना ओवर हियर हमारे पास क्या कहते हैं, सिंस द काई स्क्वायर वैल्यू इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू एट प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 0.05, the difference between observed and expected result is significant and it is not due to chance. Therefore, we would reject the null hypothesis. Null hypothesis क्या कह रहा था? ये difference जो है that is नॉट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। बट हमने जब पूरा काई स्क्वायर टेस्ट रन किया और अपनी काई स्क्वायर वैल्यू को कंपेयर किया अपनी क्रिटिकल वैल्यू से एट आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम, वी रियलाइज कि हमारी काई स्क्वायर वैल्यू जो है वो अराउंड 1% चांस पे लाई कर रही है, या उससे भी कम पे लाई कर रही है। विच मीन्स कि हमारे पास क्या कहते हैं, ये जो डिफरेंस है दिस इज नॉट प्योरली ड्यू टू चांस एंड इट इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? नाउ आई एम गोना शेयर अ पीडीएफ विद यू ऑल। एक्चुअली पीडीएफ नहीं, स्क्रीनशॉट मैं शेयर करूंगी। आई मेड अ डॉक्यूमेंट ऑफ whatever I've explained अच्छे अंग्रेजी के अल्फाज में। We will, I want you guys to read that. So we're not done with this topic. We have to do its questions. हमें analysis, हम क्या कहते हैं past paper questions कल कर रहे होंगे. Before we do the past paper questions, I want you all to go through the document I will be sharing.
वो रीड करके आएंगे हम, और कल फिर हम जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हम अपने डॉक्यूमेंट से उन चीजों को रिपीट करेंगे. Okay, Sarah, can you tell me what is probability? Probability is a chance event. It's coincidence. चांस का मतलब हम कोइंसिडेंस कह सकते हैं. अच्छा, तो अगर हमारे पास ग्रेटर प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब ये है कि ये जो इवेंट है, ये हमारे पास एक चांस इवेंट है, ये कोइंसिडेंस की वजह से हो रहा है. सही है. लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी किसी चीज की बहुत कम है, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो कहना है इसे उस चीज के होने का चांस बहुत कम है. उस चीज के क्या कहते हैं, वो कोइंसिडेंस की वजह से नहीं हो रही, वो चांस की वजह से नहीं हो रही. ना हमारे पास पहले हम क्या कह रहे थे, हमारा जो नल हाइपोथेसिस था, हमारा नल हाइपोथेसिस था दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, सो दैट डिफरेंस इज ड्यू टू चांस. बिल्कुल स्टार्ट में हमने ये एक्सप्लेनेशन दी थी ना, दैट हमारे पास नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, एनी डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ अ चांस इवेंट. चांस की हमने क्या कहते हैं मार्जिन दे दिया था. हम एक काई स्क्वायर टेस्ट रन करते हैं ये प्रूफ करने के लिए कि हमने जो ये स्टेटमेंट दी है that there is no significant difference between observed and expected results and any small difference is due to chance, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, क्या हमारी जो ऑब्जर्व डेटा है वो इस बात को प्रूव कर रहा है, उससे अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा. सो हम ये पूरा क्या कहते हैं, एक मेथोडोलॉजी है, एक फॉर्मूला है, उसको हम अप्लाई करते हैं. उससे हमारे पास एक काई स्क्वायर वैल्यू आती है. उस काई स्क्वायर वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं एक प्रोबेबिलिटी टेबल से. ये हमारी प्रोबेबिलिटी टेबल है. हमारी कैटेगरीज के हिसाब से हम उस कैटेगरी पे देख रहे होते हैं, अपनी काई स्क्वायर वैल्यू को कंपेयर कर रहे होते हैं प्रोबेबिलिटी टेबल पे. हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 1. डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको वैसे कैलकुलेट करने को भी नहीं देते, आपका एग्जामिनर बता देता है कि आपकी डिग्री किस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपको देखनी है क्रिटिकल वैल्यू. सो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसपे हमें क्रिटिकल वैल्यू देखनी थी, दैट वाज 1. हमें 1 वाली रो में देखना था. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमने वो सेलेक्ट कर लिया रो. हमारे पास आप देख सकते हो जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो यहाँ पर लिखी हैं. टॉप पे हमारे पास प्रोबेबिलिटीज लिखी हैं. 0.99 मतलब 99% चांस, 0.975 यानी कि 97.5% चांस. ये ऑल द वे जा रहा है 1% तक. यहाँ तक आप मेरे साथ हो सारा. नाउ हम एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्डाइज बेंचमार्क हमारा सेट हुआ हुआ है. ठीक है, वो स्टैंडर्डाइज बेंचमार्क इज 5%. हमने कहा कि अगर कोई चीज 5% प्रोबेबिलिटी भी रखती है, 5% चांस भी रखती है, तो चलो हम उसको चांस इवेंट कंसिडर कर लेते हैं. हम कहते हैं कि ये जो चीज हो रही है ये चांस की बेसिस पे हो रही है, ये कोइंसिडेंस की बेसिस पे हो रही है, ये प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे हो रही है. सो हमने 100 से 5% का एक वो रख दिया है रेंज, कि अगर कोई चीज 99% से 5% प्रोबेबिलिटी रखती है, सो दैट इज ड्यू टू चांस, ये चांस इवेंट है. लेकिन अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 5% से भी कम है, यानी उस चीज के होने का जो लाइकलीहुड है दैट इज लेस देन 5%, सो आई कैन नॉट से दैट दैट इज बिकॉज ऑफ चांस, क्योंकि उस चीज का चांस पे होने के चांस बहुत कम है ना. सो दैट इज वाई वी से इफ अगर 5% चांस भी नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ये किसी सिग्निफिकेंट कॉज की वजह से हो रहा है. देयर हैज टू बी अ कॉज, अ रीजन बिहाइंड दिस. वी कैन नॉट ब्लेम इट ऑन प्रोबेबिलिटी, वी कैन नॉट ब्लेम इट ऑन कोइंसिडेंस, वी कैन नॉट ब्लेम इट ऑन चांस. तो हमने 5% का एक बॉर्डर लाइन, एक थ्रेशोल्ड बना लिया है. 5% से ज्यादा का चांस है तो वो एक चांस इवेंट है, वो हमारे पास कोइंसिडेंस की वजह से हो रहा है. कोई भी चीज अगर उसका 5% से भी कम चांस है, सो वो कोइंसिडेंस की वजह से नहीं हो रहा, वो चांस की वजह से नहीं हो रहा. देयर हैज टू बी अ सिग्निफिकेंट रीजन बिहाइंड दैट. एंड दैट इज वाई ओवर हियर जब हमने अपनी गाइस का वैल्यू कैलकुलेट की, वो 6.67 आई. हमने उसको कंपेयर किया अपनी क्रिटिकल वैल्यू से. क्रिटिकल वैल्यू हम हमेशा देखते हैं 5% चांस वाली प्रोबेबिलिटी पे. हमारी क्रिटिकल वैल्यू फॉर आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम वाज 3.841. हमारी काई स्क्वायर वैल्यू थी 6.67. अब हम देखेंगे टेबल पे 6.67 इस एरिया में आएगा या वो हमारे पास इस एरिया में आएगा. अगर हमारे पास वो इस एरिया में आ रहा है, यानी कि उसका 5% से भी लेस चांस है. अगर 5% से भी लेस चांस है, सो वी वुड लेस चांस देन 5%, there is a significant difference which is not due to chance
and thus we reject the null hypothesis. ठीक है, अब क्लियर है सारा? एंड टू द रेस्ट ऑफ यू? ओके, ये सारी चीजें जो हैं ये मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में करके एक डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है. I'll share that with you guys. Go over it and tomorrow हम इसको क्या कहते हैं, हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे और किस तरह से ये हमसे टेस्ट किया जाता है और इसको हमें कैसे जेनेटिक एक्सप्लेनेशन से लिंक करना होता है. We will be doing those questions in tomorrow's class. ठीक है? Till then, take care. Allah Hafiz. That we actually have a null hypothesis. And the null hypothesis, we basically assume that there is no significant causal relationship, or you can say there is no significant difference between two variables. In terms of genetics, when we're talking about genetics, our null hypothesis is that there is no significant difference between the observed and expected results. ठीक है? Probability value, as we discussed, probability is always between 0 to 1. And we are assuming that हमारी null hypothesis है, that is true. We have set a benchmark of 5%, which is 0.05 probability, that if our chi-square value matches with the critical value on 0.05 probability at 5% chance at our degree of freedom, then if there is even a 5% chance of our results to be probable, to be based on chance, we would accept the null hypothesis that there is no significant difference between the observed and expected results. However, if our chi-square value is greater than the critical value, this means that the probability is less than 5%, there is less than 5% chance. That makes us question the statement of the null hypothesis that there is no significant there is no significant difference between the observed and expected results. So if there is a chance lower than 5%, if our critical value is greater than our chi-square value is greater than our critical value and there is a less than 5% chance, then we reject the null hypothesis and we state that there is a significant difference between the observed and the expected results. ठीक है? So ये एक general understanding थी how null hypothesis works in stats. So I did not message on the group. Let me just message on the group. Okay. Now, how is that relevant to chi-square test? हमारे पास क्या कहते हैं, जो एक assumption होती है, हम जब भी chi-square test के आप लोग questions देखोगे past papers में, so the questions of chi-square test, they would, if there are for two genes, तो हम डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस देख रहे हैं, डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस में हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे पास क्या कहते हैं, if the parents are heterozygous, so हमारे पास 9:3:3:1 का रेशियो आएगा phenotype में. So the null hypothesis is expected for an expected 9:3:3:1 ratio. It suggests that the observed data matches the expected Mendelian ratio within an acceptable margin of error. अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है that our chi-square value is smaller than the critical value at 0.05 and we have a greater chance than 5% for this difference to occur, and we would say that this difference is not very significant, the deviation is not very great. So in other words, there is no significant difference between the observed and expected values. अगर हम null hypothesis को accept कर रहे हैं, अगर हमारा जो result है वो 9:3:3:1 को satisfy कर रहा है, थोड़ा सा भी अगर 5% भी satisfy कर रहा है, तो हम null hypothesis को accept कर रहे हैं, हम मान रहे हैं there is no significant difference between the observed and expected values. और हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास हम null hypothesis को accept कर रहे हैं for this ratio, then the two genes assort independently of one another. दो जीन्स कब एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती हैं, जब वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे होती हैं, डिफरेंट होमोलोगस पेयर्स पे होती हैं. बिकॉज हमारे पास क्या कहते हैं, the genes which are present on the same chromosome, they cannot assort independently, they would be inherited together.
So if the 9:3:3:1 ratio is satisfied, one explanation is that the two genes assort independently of one another. And if they're assorting independently of one another, then the genes are not linked. They are unlinked genes, meaning they are not physically close together on the same chromosome and do not tend to be inherited together. तो अगर हमारे पास अनलिंक्ड डाइहाइब्रिड इनहेरिटेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारा नल हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट कर रहे हैं आफ्टर रनिंग द काई स्क्वायर टेस्ट, इसकी एक्सप्लेनेशन जब हमारा एग्जामिनर हमसे मांगेगा तो हम ये कहेंगे दैट हमारे पास क्या कहते हैं, द टू जीन्स assort independently and these two genes are unlinked, they are not present together at the same on the same chromosome. But अगर हम 9:3:3:1 का रेशियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या हम लेट्स से अगर हमारे पास एक पेरेंट हेटेरोजाइगस है दूसरा होमोजाइगस है, तो हम 1:1:1:1 का रेशियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारे पास रेशियो अनलिंक्ड वाला नहीं आ रहा। अनलिंक्ड में दो ही केसेस होते हैं ना, या तो 1:1:1:1 का होता है या 9:3:3:1 का होता है। अगर हमारे पास ये दोनों नहीं आ रहा है, हमारे पास एक्सपेक्टेशन जो थी अनलिंक्ड वाली वो उस पे हमारा काई स्क्वायर टेस्ट के बाद जो प्रोबेबिलिटी है वो 5% चांस से बिलो है, वो 2% है, 3% है, 1% है, 1 से भी कम है। So we would reject the null hypothesis. And if we're rejecting the null hypothesis in a genetic chi-square test for an expected 9:3:3:1 ratio, it means that the observed results, the observed data significantly deviates from what is expected under Mendelian inheritance. हमारे पास क्या कहते हैं, द रीजन व्हाई आई एम सेइंग मेंडलियन इनहेरिटेंस, ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कॉन्सेप्ट है ये ग्रेगर मेंडल ने दिया था, हु इज द फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे रेशियोज भी उसने इतने सारे प्रोसेस कर करके ये सारे रेशियोज हमारे पास हैं, ये हमें मेंडल के थ्रू ही मिला है। ठीक है, सो हमारे पास इफ यू आर एक्सपेक्टिंग 9:3:3:1 एंड वी आर गेटिंग अ वैल्यू, वी आर गेटिंग अ chi square result value which is not even on the 5% chance and it is less than that. So we would reject the null hypothesis and we would say that there is a significant difference between the observed and expected results. And if we are observing, we were expecting, sorry, the 9:3:3:1 ratio, and we are not getting the 9:3:3:1 ratio, what could be the reasons for that? एक रीजन ये होगा कि वो जो दो जीन्स हैं वो अनलिंक्ड नहीं है, वो लिंकेज वाली जीन्स हैं, दे आर प्रेजेंट फिजिकली क्लोज एंड व्हेन दे आर फिजिकली क्लोज ऑन द सेम क्रोमोसोम हमारे पास क्या कहते हैं, दे आर इनहेरिटेड टुगेदर, दे डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। एंड अगर क्रॉसिंग ओवर होगी भी तो क्रॉसिंग ओवर इज अ वेरी रेयर इवेंट, इट इज अ वेरी रेयर अकरेंस। तो हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट गमीट्स बनेंगे वो बहुत कम होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप्स बहुत कम होंगे। तो हमारे पास 9:3:3:1 का रेशियो नहीं आएगा, या अगर हमारे पास क्या कहते हैं, हम 1:1:1:1 का रेशियो एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो नहीं आएगा, बिकॉज हमारे पास जीन लिंकेज के केसेस में ये होता है कि हमारे पास दो फिनोटाइप्स प्रीडोमिनेंट होते हैं और बाकी दो फिनोटाइप्स बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह ये होती है द जीन्स आर क्लोज टुगेदर सो दे आर इनहेरिटेड टुगेदर। तो हमारे पास दो ही पॉसिबल गमीट ज्यादा बन रहे होते हैं और बाकी जो दो रिकॉम्बिनेंट गमीट्स होते हैं पॉसिबल वो कम बन रहे होते हैं इन द केस ऑफ क्रॉसिंग ओवर विच इज अ रेयर अकरेंस। So two reasons why we are not getting our expected results is because of gene linkage and crossing over being a rare occurrence. दूसरा, हमने जब एपिस्टासिस के केसेस पढ़े थे, हमने एपिस्टासिस के जब केसेस पढ़े थे तो हमारे पास मैंने कहा था कि हमारे सिलेबस में जो एपिस्टासिस हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं अनलिंक्ड जीन्स का। ठीक है, अनलिंक्ड जीन्स का हम एपिस्टासिस पढ़ रहे हैं, तो हम जब दो जीन्स की इनहेरिटेंस देख रहे हैं, डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस देख रहे हैं, वो अनलिंक्ड है, तो वो डेफिनेटली हमारे पास क्या कहते हैं, 9:3:3:1 का केस होगा या 1:1:1:1 का केस होगा। If we are getting the ratio 9:3:4, 9:3:4 is a ratio we get when we run when epistasis is occurring, when one gene is responsible or controlling the expression of the other gene, when two genes are interacting with one another. So if we're not getting our expected dihybrid inheritance heterozygous ratio, it means that epistasis might be occurring. Gene interaction हो रही है where one gene is masking the effect of another gene, altering the expected phenotypic ratio. Environmental influences, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर जब सिलेक्शन एवोल्यूशन पढ़ेंगे, सो वी वुड से कि हमारे पास जो हमें ऑब्जर्व ट्रेड्स दिखाई देते हैं, जो हमें फिनोटाइप दिखाई देता है,
The observed traits, the phenotype of organisms depend on two things, the genetics and the environmental factors. So हमारे पास external factors such as temperature, diet, mutations, ये सारी चीजें आपके जीन एक्सप्रेशन को अफेक्ट करती हैं, जीन एक्सप्रेशन को अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि आपके एक्सपेक्टेड फिनोटाइप्स ये होंगे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ये होंगे, आपके ऑब्जर्व रिजल्ट्स आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट से डेविएट कर सकता है. So these are the points which we write when we are expected to suggest explanations for in chi-square questions. ठीक है, अभी हम दो chi-square questions करेंगे, उसमें we will see कि हमसे एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? एवरीथिंग्स क्लियर? chi-square को लेके कोई सवाल कल की क्लास से या आज की क्लास से? Okay. So this question I think is from winter 2023. The question states the fruit fly Drosophila melanogaster has autosomal genes for body color and wing shape. Autosomal genes का मतलब, अच्छा यहाँ पे देखो उन्होंने autosomal linkage नहीं लिखा है, autosomal genes लिखा है. Autosomal genes का मतलब है they are present on autosomes, not on sex chromosomes. ठीक है, यहाँ पर they haven't specified to us whether it is unlinked autosomal case or whether it is linked autosomal case. अगर autosomal linkage लिखा हुआ होता तो हम कहते हैं कि the two genes are on the same autosome. If they've simply said autosomal genes, it means located on autosomes, not sex chromosomes. Gene, अच्छा, the autosomal genes are for body color and wing shape. Gene capital B, small b is involved in the production of body color. Capital B is a dominant allele for brown body color. Small b is a recessive allele for black body color. Gene capital D, small d are involved in wing shape. Capital D is dominant allele for straight wing. Small d is a recessive allele for curved wing. A dihybrid test was carried out between flies, heterozygous for body color and for wing shape, and flies homozygous recessive for body color and for wing shape. Table 5.1 shows the number of offspring of each phenotype obtained in the test cross. Use table 5.1 to calculate the expected number of each phenotype if the two genes are on different autosomes. If they're on different autosomes, they're what? They are unlinked. Okay. Heterozygous for body color and for wing shape, and flies homozygous recessive for body color and for wing shape. अच्छा जी, अब हमारे पास क्या कहते हैं, अगर हम पेरेंटल जीनोटाइप लिखें, heterozygous for body color and for wing shape, heterozygous है, so heterozygous parent जो होगा that would be capital B small b and capital D small d. ठीक है, और हमारे पास जो homozygous recessive parent होगा that would be small b small b small d small d. ठीक है, अब हमारे पास क्या कहते हैं, they're asking us to fill in this table with the expected number of the offsprings. अच्छा, अगर मैं क्रॉस बनाऊं, यहाँ पर हम लिखते हैं हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एक ऑर्गेनिज्म है कैपिटल बी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी एंड स्मॉल बी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी. अच्छा, अब हमारे पास क्या कहते हैं, हम अगर गमीट्स लिखें, हमारे पास अगर अनलिंक्ड केस है, अनलिंक्ड केस में क्या होता है, 25% इक्वल चांसेस होते हैं हेटरोजाइगस पेरेंट के पास टू फॉर्म फोर डिफरेंट गमीट्स. सो हमारे पास एक गमीट होगा कैपिटल बी कैपिटल डी, एक गमीट होगा कैपिटल बी स्मॉल डी, एक गमीट होगा स्मॉल बी कैपिटल डी एंड एक गमीट होगा स्मॉल बी स्मॉल डी. इन तीनों के फॉर्म होने का इक्वल लाइकलीहुड है 1/4 1/4 1/4, because it is a case of dihybrid unlinked inheritance. On the other hand, homozygous recessive parent के पास गमीट एक ही तरह के फॉर्म होंगे. सो अब हम ऑफस्प्रिंग्स लिखते हैं. हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स क्या बनेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, then we would have
हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो पॉसिबिलिटीज है इनके हम फिनोटाइप लिख देते हैं। हमारे पास क्या कहते हैं, कैपिटल P इज फॉर ब्राउन बॉडी कलर एंड कैपिटल D इज फॉर स्ट्रेट विंग। सो यहाँ पर हमारे पास ब्राउन and straight wings, and over here we would have brown and curved wings. And then over here we would have black and straight wings. Over here we would have brown and curved wings. Because हमारे पास इन चारों गमीज का फॉर्म होने का 1/4 होने के इक्वल लाइक्लीहुड था, तो हमारे पास इन चारों फिनोटाइप्स के फॉर्म होने का क्या लाइक्लीहुड होगा, इक्वल लाइक्लीहुड होगा। 25% चांस, 25% चांस, 25% चांस एंड 25% चांस। इज दैट करेक्ट? अच्छा, हमारे पास क्या कहते हैं, टोटल पॉपुलेशन जो हमने सैंपल लिया है वो इतने ऑर्गेनिजम्स का लिया है। हम क्या करेंगे, हम पहले अपना टोटल ऑर्गेनिजम्स देखेंगे कि हमारे पास टोटल ऑर्गेनिजम्स कितने हैं। सो वील एड ऑल दीज नंबर्स टू फाइंड आउट कि हमारा सैंपल, हमने कितना बड़ा सैंपल लिया था। सो 2843 प्लस 855 प्लस 842 प्लस 2768. So a total of 7308 was our sample size. जब हमने सैंपल साइज अपना लिया था, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास ये जो दो जीन्स हैं, दे आर ऑन डिफरेंट ऑटोसोम्स, एंड इफ दे आर ऑन डिफरेंट ऑटोसोम्स एंड वन पेरेंट इज heterozygous एंड द अदर पेरेंट इज homozygous recessive, तो हमारे पास 7308 में इक्वल चांस होगा हर ऑफस्प्रिंग फिनोटाइप के फॉर्म होने का। यानी कि all these four phenotypes should be present in equal amount. Do we all agree with this? कि ये सारे हमारे पास phenotypes equal percentage या equal amount में present होने चाहिए, because all four have an equal likelihood to be formed, 25% chance है सबका। ओके, सो 25% हमारे पास फर्स्ट फिनोटाइप, सेकंड फिनोटाइप, थर्ड फिनोटाइप एंड फोर्थ फिनोटाइप। सो या तो आप ये कर सकते हो एक्सपेक्टेड नंबर को फाइंड करने के लिए, 7308 को मल्टीप्लाई कर दो आप 25% से, तो आपके पास 1827 आ जाएगा। या फिर आप 7308 को इक्वली 4 से भी डिवाइड करोगे, तब भी 1827 आएगा। So you are expecting that all four phenotypes should be around 1827 in numbers. Everybody understands this? Any questions? Okay. अब अगर हम क्लियरली देखें ना, तो हमारे पास इक्वल नंबर्स तो नहीं आ रहे, और हमेशा इक्वल नंबर्स होते भी नहीं ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड के दरमियान। बट इफ यू सी, टू फिनोटाइप्स आर मोर, वो ज्यादा है, 2843, 2760, और इन दोनों की वैल्यूज भी आपस में बड़ी क्लोज टुगेदर है। और दो फिनोटाइप्स बड़े कम है। सो दिस डेफिनेटली कैन नॉट बी अ केस ऑफ व्हाट, अनलिंक्ड डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये हमें, जैसे ही हमने ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड नंबर्स को कंपेयर किया, हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दो ज्यादा कॉमन है, दो लेस कॉमन है। ओके, a chi-square test was carried out to compare the observed results with the results that would be expected from a dihybrid cross involving genes on different autosomes. The value of chi-square equals to 2097.836। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है, इन्होंने हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया कि हम काई स्क्वायर का पूरा जो हमने कल टेबल बनाई थी ना, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड फिर उनका होल स्क्वायर फिर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड उसकी समीशन, वो हमने नहीं करवा रहे इन्होंने, ये हमसे नहीं करवाया उन्होंने। इंस्टेड हमें उन्होंने एंड रिजल्ट दे दिया काई स्क्वायर का। टेबल 5.2 shows the critical values for the chi-square distribution। तो हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। कभी कभार वो बता देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्या वैल्यू है हमारी, कभी कभार वो हमसे खुद एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ना डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमारे पास जितनी कैटेगरीज होती हैं उससे हम माइनस करते हैं। ओवर हियर वी हैव 4 कैटेगरीज, सो 4 - 1 इक्वल्स टू
3। सो हमारे पास हम अपनी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू का स्क्वायर के लिए देखते हैं वो 0.05 पे देखते हैं। दिस इज आवर क्रिटिकल वैल्यू फॉर 5% चांस। हमारे पास जो हमारी काई स्क्वायर वैल्यू है इट इज ग्रेटर, इट इज वेरी ग्रेट देन आवर क्रिटिकल वैल्यू एट 5% probability एट 5% चांस एट 0.05 probability वैल्यू। ग्रेटर काई स्क्वायर वैल्यू का मतलब है कि हमारे पास लेस देन 5% चांस है। If there is less than 5% chance for the null hypothesis to be accepted true, what do you think? Would we accept the null hypothesis? Would we reject the null hypothesis? So the null hypothesis would be rejected. And if the null hypothesis is rejected, this means that there is a significant difference between the observed and expected results, which is not simply due to chance. Explain how the value of chi-square in the table 5.2 can be used to assess the significance of the difference between the observed results and the expected numbers in table 5.1. तो हमें significance explain करनी है. So अभी हमने जो बात की, we would say that the critical value at probability 0.05 value of probability at 3 degrees of freedom is, I think so it was 7 point something, 7.815. The chi-square value is 2.097, which is greater than the critical value. We shall thus reject the null hypothesis because the difference between the expected and observed results is significant and it is not due to chance. Okay, this is how we would write our answer. This is winter 2023, paper 4-2, question number 5, I believe. Now suggest explanation for the observed results in table 5.1. अब हमें क्या कहते हैं अपने इन results को explain करना है. So हमारे पास क्या कहते हैं? They said what were they expecting? They were expecting that these two genes are present on different autosomes. And if they're present on different autosomes, we were expecting that हमारे पास चारों phenotypes का equal likelihood होगा. However, that is not the case. Two are more common, two are less common. जब ऐसा होता है तो हम basically अपनी explanation में लिखेंगे that the results suggest, the observed results suggest that the genes are present on the same chromosome and do not assort independently because there is a greater number of parental phenotypes. Why am I saying greater number of parental phenotypes? Because parental phenotype जो था, एक parent जो था वो brown body का लो and straight wing वाला था.
Brown body color and straight wing wala is over here, this phenotype. And another parent had black body color and curved wing. This is the black body color and curved wing. We can clearly see that the parental phenotypes are more common in offsprings, and we have the recombinant phenotypes lesser in numbers comparatively, and they're significantly less in numbers comparatively. So we would say that there is a greater number of parental phenotypes in the offspring, whereas there is a fewer numbers of recombinant phenotypes. Henceforth, the two genes are linked and inherited together. Crossing over produces recombinant gametes, and crossing over, since it is a rare occurrence, it is a rare event, recombinant gametes are produced less, and hence we see less recombinant phenotypes in the offspring. So, parental phenotypes are more in number in comparison to recombinant phenotypes. Therefore, the two genes are present on the same chromosome and are inherited together. अच्छा, हमारे पास क्या कहते हैं, जो मोर कॉमनली अकरिंग गमीट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? अच्छा, अगर हम वो लिखेंगे फिनोटाइप ऑफ द पेरेंट, जो हमारे पास हेटेरोजाइगस है, तो हमारे पास उसका फिनोटाइप होगा कैपिटल बी, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, क्योंकि हम जब ऑटोसोमल जीनोटाइप लिखते हैं तो हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं द टू जीन्स बिकॉज दे इनहेरिटेड टुगेदर, दे आर रिटन टुगेदर। एंड हमारे पास इसका होगा स्मॉल डी एंड स्मॉल डी। सो वी वुड से that most of the gametes which will form would have capital B and D together, and small b and small d together in the same gamete. Crossing over is a rare event, and thus fewer recombinant gametes would form, and hence fewer recombinant phenotypes are observed. So this is how we approach answers for chi-square questions. Any questions, any confusions? Okay, let's do another question.
This is part B of a question. I'm assuming this is from 2022, probably Feb March, not really sure. Achaji, the question states wing pattern in the butterfly species Heliconius melpomene is controlled by genes on autosomal chromosomes. Again, autosomal chromosomes का मतलब autosomal linkage नहीं होता. Autosomal chromosomes का मतलब बस ये होता है that the two genes are present on the autosomes and not on the sex chromosomes. The gene for banding pattern on the upper wing has two alleles, a dominant allele coding for a full band, a recessive allele coding for a broken band. The gene for ray patterns on the lower wing has two alleles, dominant allele coding for rays, a recessive allele coding for no rays. Scientists crossed a butterfly that was homozygous dominant for both genes with a butterfly that was homozygous recessive for both genes. The scientists wanted to check whether the phenotypic ratio for offspring in the F2 generation agreed with the expected phenotypic ratio of 9 is to 3 is to 3 is to 1. The results of the genetic cross are shown in figure 4.2. Parental generation थी हमारे पास, that basically was, this one was homozygous dominant, this was homozygous recessive. The F1 generation would definitely be heterozygous, and if it is heterozygous तो इसके पास क्या कहते हैं dominant phenotype आएगा, which you can see कि dominant phenotype ही आ रहा है, recessive phenotype नहीं आ रहा. The F1 generation offsprings were crossed together to observe whether the F2 generation is expressing the 9 is to 3 is to 3 is to 1 ratio, which is expected when two heterozygous parents mate together and produce offspring. So अगर दोनों heterozygous होंगे तो हमारे पास क्या कहते हैं F2 generation जो होगी उसमें 9 is to 3 is to 3 is to 1 phenotypic ratio होता है. इन्होंने क्या कहते हैं हर उसका क्या कहते हैं phenotype के numbers दिए हैं कि हर phenotype कितने numbers हमें observe हो रहे थे offspring में ऐसे phenotype के. Explain the term F1 generation. हमारे पास क्या कहते हैं How would you explain the term F1 generation? If you look over here in the table, F1 generation कौन सी होती है? So the F1 generation is basically the first generation of the parental cross. हमारे पास ये parental cross था, these were the parents. ठीक है. इनसे जो first generation produce होती है, that is basically the F1 generation. और हमारे पास यूजुअली हम करते हैं क्या है, हम हमेशा हमारी F1 जनरेशन heterozygous होती है बिकॉज हम जो पेरेंट्स लेते हैं एक हम होमोजाइगस डोमिनेंट लेते हैं एक हम होमोजाइगस रिसेसिव लेते हैं. सो द F1 generation are basically heterozygous since the parents were pure breeding homozygous recessive or homozygous dominant. The next part is concerned with chi-square. The scientists used the chi-square test to compare their data to the expected phenotypic ratio of 9 is to 3 is to 3 is to 1. The formula for the chi-square test is shown in figure 4.3, summation O minus E whole square upon E. Complete the table 4.1 and use the chi-squared formula in figure 4.3 to calculate the chi-squared value for these data. अच्छा जी, तो उन्होंने हमारे पास तीन phenotypes का expected और observed बता दिया है. और एक से हमारा उनका क्या कहते हैं पूरी रोज फिल कर दी है, एक फिनोटाइप की जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमने करना है. अच्छा जी, हमारे पास ब्रोकन बैन एंड रेस का जो एक्सपेक्टेड रेशियो था दैट वाज 3. ऑब्जर्व जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स है वो 8 है. एक्सपेक्टेड कितना होगा? अच्छा, इसको करने का एक आसान तरीका ये है कि हमारे पास क्या कहते हैं फुल बैंड एंड नो रेस का जो रेशियो है दैट इज सेम एज ब्रोकन बैंड एंड रेस. तो हमारे पास जितना एक्सपेक्टेड रेशियो, सॉरी जितना एक्सपेक्टेड नंबर्स इस रेशियो के थे उतने ही एक्सपेक्टेड नंबर्स यहाँ पर भी होंगे 25.5. बट लेट्स से आपको क्या कहते हैं पूरे का पूरा टेबल ही फिल करने को आ जाए और आपके पास ये आसानी ना हो कि दो सेम रेशियो वाले जो फिनोटाइप्स हैं उनमें से एक का एक्सपेक्ट उन्होंने आपको बताया हुआ. सो हाउ वुड यू डू? आप लोगों ने ओ लेवल में रेशियोज पढ़े होंगे मैथ में, ओ लेवल मैथ में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पार्ट upon whole into total. So if you cannot apply the shortcut the way we can apply over here and you have to work it out completely on your own, so आप इस फॉर्मूला को यूज करोगे part upon whole into total. Part क्या होगा? जिस phenotype के लिए आप expected numbers find out करने चाह रहे हो उसका जो ratio है that would become the part.
तो हमारा पार्ट क्या है, 3। होल हम लेंगे कि हमारे पास जो ये सारे रेशियोज एक्सपेक्टेड रेशियोज, इनका टोटल क्या है, 9 + 3 is 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16। दिस रेशियो वुड ऑलवेज बी 16। होल जो हमारे पास होल रेशियो होगा ना एक्सपेक्टेड रेशियोज का, वो 9 + 3 + 3 + 1 हमेशा आपके पास 16 आएगा। टोटल हमारे पास होगा टोटल ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास सैंपल में था। तो टोटल के लिए आप क्या करोगे, 99 + 21 + 8 + 8, 99 + 21 + 8 + 8, 136 into 136. Now let's figure this out. 3 divided by 16 into 136. आपके पास आंसर 25.5 ही आएगा. So you can do it through the short way or you can do it through the long way. It's up to you. अच्छा जी, अब हमारे पास क्या कहते हैं, 25.5, तो हमें 8 - 25.5 करना पड़ेगा। 8 - 25.5 is -17.5। इसको हमें होल स्क्वायर करना पड़ेगा वैल्यू को। दिस वुड कम आउट टू बी 306.25। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बायोस्टैट्स में जब आप टेबल्स फिल कर रहे हो या आप कहीं पर भी टेबल्स फिल कर रहे हो बायोलॉजी में, तो उस कॉलम में जो बाकी एरियाज एग्जामिनर ने फिल करके दिए हैं उसकी जितनी डेसिमल प्लेसेस होंगी ना, आपने उतनी ही डेसिमल प्लेसेस इंक्लूड करनी है अपने आंसर में। सो यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर। आपने वो पैटर्न जो है उसको डिफाइन नहीं करना। अगर आप पैटर्न को डिफाइन करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलता। अच्छा जी, अब 3.06.25 को हम डिवाइड कर देंगे हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू से, विच वाज 25.5। दिस वुड कम आउट टू बी 12.0098। तो 12.0098 हम नहीं लिख सकते बिकॉज हमारे पास क्या कहते हैं, जो इस कॉलम में डेसिमल्स हैं वो 2 हैं, तो हमें 2 डेसिमल प्लेसेस पे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सो 12.0098 वुड बी राउंडेड ऑफ टू 12.01। आंसर आपका 12.0098 आया था, इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया है 12.01 पे। अब हमें काई स्क्वायर वैल्यू देनी है। काई स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, आपकी जितनी भी ओ माइनस ई होल स्क्वायर अपॉन ई का वैल्यूज है उनकी समेशन आपकी काई स्क्वायर वैल्यू होती है। सो यू हैव टू ऐड all these values to find out your chi-square value. So 6.62 plus 0.79 plus 12.01 plus 0.03. This comes out to be 19.45. The critical value at the 0.05 probability level and 3 degrees of freedom, 3 degrees of freedom क्यों, क्योंकि 4 minus 1 equals to 3, is 7.81. Now, हमारी chi-square value is greater than the critical value. So tell me, अगर chi-square value critical value से बड़ी है तो हम null hypothesis को accept करेंगे कि reject करेंगे? Good. So using the results of your calculation, explain whether the results of the study agree with the expected ratio of phenotypes for the epigeneration. So we would say that the chi-square value is greater than the critical value. There is a significant difference between the observed and the expected results. So that difference is not due to chance and hence the null hypothesis would be rejected. ठीक है? So chi-square value के ऊपर एवरेटिंग लिखना, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। Chi-square value is then critical value. There is a significant difference between the observed and expected results, which is not
due to chance. Hence, the null hypothesis is rejected. Suggest two reasons why phenotypic ratios in the F2 generation do not always match the expected ratios. So I have discussed मैंने अभी हमने start में discuss किया था epistasis, gene linkage, mutations, environmental factors. These can hamper your um results. So आप कोई भी लिख दो, epistasis लिख दो, genes are linked together, mutations हो गई हैं, new alleles introduce हो गई हैं, environmental factors. इनमें से आप कोई भी दो लिख दोगे, you will get your marks. Is this clear? Any questions?